हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप सारे जो टॉपिक्स रहेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा ताकि कोई भी डाउट ना रहे आप लोगों के माइंड में और एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना रहे। आइए आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो स्टार्ट करेंगे एक डे के साथ, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉरपोरेटिव्स। कॉरपोरेटिव्स यानी कि मिल मिल के हम कैसे चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रहता है ना, यूनिटी स्ट्रेंथ, यूनिटी से हम बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। वैसे ही ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जैसे कोविड-19 का अभी ड्यूरेशन चल रहा है। ठीक है, तो कैसे हम मिलके इस ये जो पैंडेमिक है इसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉरपोरेटिव का यही मेन मकसद है। ये सेलिब्रेट कब किया जाता है? एवरी ईयर जुलाई का जब फर्स्ट सैटरडे आता है ना, ठीक है, तब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार कौन सी तारीख को आया? 3 जुलाई को आया। ठीक है, इंक्रीज करनी है, अवेयरनेस फैलानी है लोगों में कि यूनिटी से हम कैसे काम कर सकते हैं। सेलिब्रेट इसको किया जाता है यानी कि मंथ के यानी कि जुलाई मंथ के फर्स्ट सैटरडे को, जो इस साल 3 जुलाई को आया है। फोकस इस पे किया जा रहा है इस डे के चलते कि कैसे हम कंट्रीब्यूशन करें कॉर्पोरेटिव वे से और कम्बैक्ट करें क्लाइमेट चेंज। मेन फोकस क्लाइमेट चेंज को रखा गया है। और कोविड-19 का भी आपको इसमें बेसिकली चीज़ें देखने को मिलेगी, कैसे हम मिलके इन सब चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। एक ही पर्सन से ये सारी चीज़ें टैकल तो होंगी नहीं। जब तक हम साथ मिलके इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीज़ें टैकल नहीं कर पाएंगे। थीम की अगर बात करें तो रीबिल्ड बेटर टुगेदर, यानी कि हम फिर से चीज़ों को अचीव कर सकते हैं जब हम साथ मिलके काम करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये बोला जा रहा है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है। IONS, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है IONS की? अभी देख लेते हैं। अभी 7th एडिशन देखने को मिला इंडियन ओशियन नेवल सेम्पोजिज्म। सेम्पोजिज्म का मतलब क्या रहता है? लाइक आप बोल सकते हैं, जैसे सेमिनार टाइप बोल सकते हैं ना। ठीक है, जैसे इकट्ठा होना, बातचीत करनी और कौन कौन से इश्यूज हैं उसको कैसे हम टैकल करके चल सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही है। तो ये क्या है? 7th एडिशन देखने को मिला इंडियन ओशियन नेवल सेम्पोजिज्म का। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। हाल ही में ही ये 7th एडिशन कहाँ पे देखने को मिला? रीयूनियन आइलैंड। अब फ्रेंच नेवी के द्वारा होस्ट किया गया है ये भी याद रखना है। 7th एडिशन इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजिज्म का जो ये एडिशन देखने को मिला, किसके द्वारा होस्ट किया गया? कौन है होस्टिंग कंट्री? फ्रेंच है, फ्रांस है, फ्रांस नेवी के द्वारा। और ये कहाँ पे इसको हेल्ड किया गया? रीयूनियन आइलैंड। अब आपके माइंड में ये घूम रहा होगा, भाई रीयूनियन आइलैंड है कहाँ पे? अभी हम देख लेते हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। रीयूनियन आइलैंड ये हमारे इंडिया, यहाँ पे मेडागास्कर और यहाँ पे आपको रीयूनियन आइलैंड देखने को मिलेगी। ठीक है, मॉरिशियस के पास। क्लियर है? यहाँ पे ये इसका एडिशन अभी कंडक्ट हुआ है। कंट्री कौन सी होस्ट कर रही है यहाँ पे? फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच नेवी, फ्रांस। ये बाइनेलियल इवेंट है। बाई एनुअल, एक एनुअल रहता है, एक बाई एनुअल रहता है और एक ट्राई एनुअल, मतलब 2 साल में एक बार देखने को मिलता है ये। यानी कि इसको कंसीव किसके द्वारा किया गया था? इंडियन नेवी के द्वारा। यानी कि इसमें शामिल कब हुआ गया? 2008 में। याद रखिएगा इसको। अगर IONS की बात करें, वॉलेंट्री है, मतलब अपनी मर्जी से कोई भी जो कंट्री है वो इसका पार्ट बन सकती है। इंक्लूसिव इनिशिएटिव है ये, ताकि मिलके जो नेवीज़ है अलग अलग कंट्रीज़ की, जो इंडियन ओशियन रीजन में कैसे शांति बनाए रखनी है और कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। इंक्रीज़ करना है मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, है कि कॉर्पोरेटिव वे से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट कर सके और एनहेंस कर सके रीजनल जो सिक्योरिटी है। यानी कि जैसे चाइना को कैसे टैकल कर रहे हैं, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रीजनल यहाँ पे सिक्योरिटी है, ठीक है, कैसे हम बरकरार रख सकें, मेन मकसद यही है। ठीक है, इंडिया यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर है? इतना इतना तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर फिर भी डाउट है, जितना मैंने समझाया तो कमेंट बॉक्स में बताइए। डेवलप जो किया गया इफेक्टिव रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, ताकि इस तरीके से, यानी कि इस समिट या इस सिम्पोजिज्म के ड्यूरेशन में क्या किया गया है कि डेवलप किया जाए एफिशिएंट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म और ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस। यानी कि अगर कोई डिज़ास्टर होता है, कोई फ्लड आ जाता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें रहती है, अर्थक्वेक आ जाता है, ह्यूमनिटेरियन जो डिज़ास्टर यानी कि जो डिज़ास्टर रिलीफ है, ह्यूमनिटेरियन
असिस्टेंट यानी कि लोगों की सहायता की जाए, इसके चलते डिज़ास्टर रिलीफ प्रोवाइड करवाया जा सके, ठीक है। अगेंस्ट नेचुरल डिज़ास्टर में आपको पता है वोल्केनोज आ जाते हैं। वोल्केनो के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे आगे, आपका टॉपिक है वोल्केनो से रिलेटेड, ठीक है। फ्लड आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं, उससे जो लोगों की जान मान की हानि होती है, तो लोगों को सहायता प्रोवाइड करवाई जा सके, मेन मकसद ये भी है इन लोगों का। अगर चेयरमैनशिप की बात करें, हमारी इंडिया ने कभी चेयर किया, हमारी कंट्री ने कभी चेयर किया इसको, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हमारी इंडिया के द्वारा चेयर किया गया कब, 2008 में, ठीक है। 8 और 10 की चेयरमैनशिप थी हमारी कंट्री के पास। अगर अनदर कंट्रीज़ की हम लोग बात करें तो अनदर कंट्रीज़ में कौन कौन सी आ जाएंगी, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 2010 और 12 की चेयरमैनशिप रही। साउथ अफ्रीका 2012-14, 2-2 साल बाद होती है ना, इसलिए 2-2 ईयर्स का गैप है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया 14-16, 15 और 16, 14-16, बांग्लादेश 16-18, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान यानी कि ईरान के द्वारा भी इसको होस्ट किया गया है, चेयरमैनशिप रह चुकी है इनके पास 18-21 तक, ठीक है। अब जो रिसेंटली जो किसके पास है इसकी चेयरमैनशिप, वो है फ्रांस के पास, जो अभी 7th एडिशन देखने को मिला, फ्रांस के द्वारा होस्ट किया गया, 2 ईयर का टेन्योर रहेगा। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? अगर डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। रीयूनियन आइलैंड आपको पता चल गया है कि कहाँ पे है, ठीक है। मेडागास्कर इसके पास वाली कंट्री है। मेडागास्कर भी अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि वहाँ पे अभी हंगर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर इसकी मेंबर कंट्रीज़ की अगर बात करें तो 24 मेंबर्स नेशन यानी कि 24 कंट्रीज़ इसका पार्ट हैं, और साथ ही साथ जो इंडियन ओशन रीजन में जो लाई करती हैं कंट्रीज़, वो भी इसका पार्ट है, और 8 इसके ऑब्जर्वर नेशंस हैं। ये हेल्प इट विल हेल्प इंडिया टू कंसोलिडेट, यानी कि इंडिया की भी हेल्प करेगी, ताकि जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का टू हॉर्मुज, ये कहाँ पे है, ये मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे है, मलक्का स्ट्रेट कहाँ पे है, ठीक है। इंडिया के द्वारा एक ऑपरेशन भी चलाया गया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। कौन सा ऑपरेशन था वो? ऑपरेशन संकल्प था, ठीक है। तो वो जब यूएसए और ईरान के बीच में जब ये रस्साकशी चल रही थी, तब ये ऑपरेशन चलाया गया हमारी इंडियन नेवी के द्वारा, ठीक है, उस रीजन को टैकल करने के लिए। अगर बात करें तो आईओएनएस की कैन बी यूज टू काउंटर बैलेंस, या इसका ये मेन मकसद ये भी है कि चाइना जैसे अपना प्रभाव डाल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उसका जो प्रेजेंस है चाइना की इस रीजन में, उसको कैसे टैकल किया जा सके, ठीक है। तो ये सब इनिशिएटिव भी लिए जाएंगे चाइना को टैकल करने के लिए। अगर अदर इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स की बात करें, इंडियन ओशन रीजन में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिया के द्वारा भी, पहला है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की बात करें तो इसको कब इस्टेब्लिश किया गया? इसको इस्टेब्लिश किया गया 1997 में, याद रखिएगा। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को 1997 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। एम क्या है कि स्ट्रेंथिंग रीजनल कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके चलना, कि सस्टेन करके रखें चीज़ें जो इंडियन ओशियन रीजन में है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन ओशियन कमीशन। इंडियन ओशियन कमीशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि रिसेंटली ही इंडिया इसका ऑब्जर्वर मेंबर बना। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, इंडिया जो है अभी रिसेंटली इसका ऑब्जर्वर मेंबर बना है। नेक्स्ट है सागर। सागर जो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये आपको वनडे एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि सागर की फुल फॉर्म क्या है। याद रखिएगा क्या है इसकी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। कब इसको इस्टेब्लिश किया गया? इसको 2015 में इस्टेब्लिश किया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सिक्योरिटी और जो ग्रोथ है वो कैसे हम लोगों ने सिक्योरिटी के पर्पज़ से कैसे इसको टैकल करके चलना है चीज़ों को, और साथ ही जो रीजन में इंडियन ओशियन रीजन में जो जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ कैसे कॉर्पोरेटिव वे में काम करना है, इसका मेन मकसद यही है। नेक्स्ट है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की अगर बात करें तो ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन था जो दो कंट्रीज़ के द्वारा इसको इशू किया गया। वो दो कंट्रीज़ कौन सी थी? जापान और इंडिया। कब किया गया? 2016 में, याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है इसके चलते तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही डिटेल में मैंने इसको डिस्कस किया, ओके। अगर बात करें तो इंडिया के संदर्भ में कहाँ पे बात हो रही है? इस रीजन की बात हो रही है, रीयूनियन आइलैंड। नेक्स्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताल वोल्केनो।
वोल्केनो क्या होता है अभी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ वोल्केनोज आपको देखने को मिलेंगे। दो टाइप्स के वैसे तो वोल्केनोज रहते हैं, एक तो रहते हैं एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, और एक एक्टिव वोल्केनो क्या रहते हैं कि आपको इरप्शन उनका फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो रहते हैं एक्टिव वोल्केनो। एक रहते हैं कि मतलब नॉन एक्टिव वोल्केनोस, यानी कि कभी कभार, यानी कि कई सालों में एक बार उनका इरप्शन देखने को मिलता है। अनदर टाइप्स ऑफ वोल्केनोस की अगर बात करें, काइंडर कॉल वोल्केनो, कंपोसाइट वोल्केनो, शील्ड वोल्केनो, लावा डोम। अगर काइंडर कॉल वोल्केनो की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ से जो लावा, यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें, ये कैंडर जो है वोल्केनो उसकी पिक है, ठीक है। बाकी जो हैं ये चारों कंपोसाइट वोल्केनो है, शील्ड वोल्केनो, यानी कि शील्ड वोल्केनो में आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद कंपोसाइट वोल्केनो तो मैंने आपको बता दिए, 4 कैटेगरीज हैं वोल्केनोज की, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। वोल्केनो, ताल वोल्केनो क्यों न्यूज़ में है, कहाँ पे इसका इरप्शन होने वाला है। बात करें रिसेंटली ही फिलीपींस ने ताल वोल्केनो पर चेतावनी के स्तर पर यानी कि चेतावनी को बढ़ा दिया है, तीन यानी कि 3 लेवल पे इस चेतावनी को बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है, क्योंकि प्रीटोमैग्नेटिक इरप्शन होने के बाद, ठीक है, प्रीटोमैग्नेटिक इरप्शन हुआ, ठीक है, उसके बाद जिसमें 1 किलोमीटर ऊंचा एक गहरे भूरे रंग का प्लम आप देख सकते हैं, ये देखने को मिला 1 किलोमीटर हाई। उसके बाद इनके द्वारा, फिलीपींस गवर्नमेंट के द्वारा चेतावनी जारी कर दी है, लेवल 3 जो आप बोल सकते हैं अलर्ट कर दिया है। लेवल 3 जो अलर्ट है, यानी कि अलर्ट लेवल 3 मतलब क्या है इसका, मैग्नेटिक अनरेस्ट, यानी कि जो मैग्नेटिक है, क्या बोलते हैं उसको, मैग्मा जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या अनरेस्ट में है अभी। मूवमेंट जो है मैग्मा का वो किसी भी टाइम देखने को मिल सकता है, इसलिए ये अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात करें ये आइलैंड की बात करें तो सिचुएटेड कहाँ पे है ये, लुजोन, यहाँ पे आप देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे, ठीक है, इस रीजन की बात हो रही है, ताल वोल्केनो, ठीक है, मलीना फिलीपींस, यहाँ पे हमारे इंडिया और इस रीजन की बात हो रही है, क्लियर, ठीक है। सिचुएटेड है ये आइलैंड ऑफ लुजोन में, लुजोन आइलैंड के ऊपर सिचुएटेड है, यहाँ पे ये वोल्केनो देखने को मिलेगा। ये 50 किलोमीटर की दूरी पे है मलीना फिलीपींस से। ताल जो है, ताल वोल्केनो जो है, ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, कहाँ, फिलीपींस में देखने को मिलेगा एक्टिव, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि फ्रिक्वेंटली ये जो वोल्केनो है ये देखने को मिलता है ड्यू टू लोकेशन ऑफ पैसिफिक ऑफ रिंग ऑफ फायर। अब रिंग ऑफ फायर की अगर हम बात करें तो ये एरिया जो है ये क्या है, रिंग ऑफ फायर का एरिया है। रिंग ऑफ फायर मतलब यहाँ पे आपको वोल्केनिक एरप्शंस फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेंगे और अर्थक्वेक वाले रीजन्स भी आपको यहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो फिलीपींस वाला एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं ये भी रिंग ऑफ फायर के अंडर ही आता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का ये पार्ट, क्लियर, रिंग ऑफ फायर के अंडर ही आएगा, क्लियर, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर बात करें प्री अटोम मैग्नेटिक इरप्शन जो है, ये इरप्शन हुआ रिजल्टिंग इसकी देखने को मिली इंट्रैक्शन हुआ न्यू मैग्मा और लावा का विद वाटर के साथ, ये इसका मीनिंग है। ताल जो है, ताल वोल्केनो इरप्ट हुआ मोर देन 30 टाइम्स लास्ट फ्यू सेंचुरी, यानी कि लास्ट फ्यू सेंचुरी से 100 सालों में 30 बार ये इरप्शन इसका देखने को मिला। जो मोस्ट रिसेंटली देखने को मिला वो 2020 में। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग पूछिए। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक्वेटिक किंगडम, यानी कि अभी चलता फिरता आपको जैसे एक्वेटिक चीज़ें रहती हैं ना, आप बोल सकते हैं एक्वेरियम, जिसमें हम वो रखते हैं, फिशेस वगैरह रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम बनाया गया है। एक्वेरियम मतलब फिशेस किस किस को पसंद है घर पे रखनी, ठीक है, जिसको पसंद है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। रिसेंटली ही इंडियन रेलवे के द्वारा इसका ओपनिंग सेरेमनी की गई है। इंडियन रेलवे, अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे किसके अंडर है ये प्लीज़ मेरे को बताइए, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे किसके अंडर है ये। रिसेंटली ही इंडियन रेलवे के द्वारा इसकी ओपनिंग सेरेमनी की गई है, किसकी, फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम, कहाँ पे, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, ठीक है, बेंगलुरु कहाँ, कर्नाटका में। अब ये रेलवे स्टेशन कौन सा है, क्या नाम है,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रांतिवीरा संगोली रायन रेलवे स्टेशन, जिसको बोला जाता है बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन, ये फर्स्ट रेलवे स्टेशन बना है इंडिया का जहां मूवेबल फ्रेश वाटर टर्नल एक्वेरियम देखने को मिलेगा। आप घूमने जा सकते हैं, ठीक है, जिसका मतलब मन होगा घूमने का तो वो घूमने जा सकता है, यहाँ पे विजिट कर सकता है, ठीक है। ओपन जो किया गया किसके द्वारा किया गया, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। कोलैबोरेशन किसका रहा, यानी कि साथ मिलकर किसने काम किया, HNI एक्वेटिक किंगडम के द्वारा। वन ऑफ इट्स जो है एक्वेटिक पार्क यहाँ पे बेस्ड है, यानी कि एक्वेटिक पार्क बेस्ड पे इसको बनाया गया है, आइडिया लिया गया है, साउथ अमेरिका का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है, अमेजोन रिवर जो है, ठीक है, उसी बेस पे ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। एम क्या है कि एनहेंस करना पैसेंजर एक्सपीरियंस को, ठीक है, यहाँ पे जैसे पैसेंजर एक्सपीरियंस जो स्टेशन पे अगर आएंगे पैसेंजर्स, ठीक है, यहाँ पे भी घूम सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस देख सकते हैं इससे रिलेटेड। ऑल्सो इसके साथ एजुकेशनल पर्पस भी रहेगा कि लाइफ साइज जो है किंगडम ऑफ फिशेस की, उसका भी एक्सपीरियंस यहाँ पे कर सकते हैं विजिट करके। नेक्स्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अब ये न्यूज़ में क्यों है ये भी देख लेते हैं। वेम्बनाड लेक आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, केरला में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक है ये। अब ये न्यूज़ में किस लिए, क्योंकि यहाँ पे जो केरला हाउस बोट्स हैं, ठीक है, वेम्बनाड लेक में, यहाँ पे जो लोग रहते हैं यहाँ पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जल्दी से जल्द शुरू की जाएगी। वेम्बनाड लेक आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी जो बोट रेस होती है ये भी देखने को मिलती है, ठीक है, बहुत ही मतलब बड़ी लेक है ये केरला की। इसको बोला जाता है, इस लेक को वेम्बनाड कायल, वेम्बनाड कोल, पूनामड़ा लेक कहाँ पे, कुट्टानंद एंड कोची लेक कहाँ पे, कोची में, ठीक है। स्पैनिंग सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, यानी ये काफ़ी केरला के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से होके गुजरती है। इस मैप पे आप देखिएगा, ये हमारी इंडिया, यहाँ पे केरला की बात हो रही है, और ये जूम मैप आप देख सकते हैं। वेम्बनाड वेटलैंड भी यहाँ पे सिचुएटेड है, और ये सारी लेक जो है वेम्बनाड लेक आप यहाँ पे देख सकते हैं, और सेवरल डिस्ट्रिक्ट से होके ये गुजरती है। और बात करें तो इसका जो सोर्स है लेक का 4 रिवर्स का है, मेनाचिल, अचना, कोविल, पंपा और मनीमला, इसका क्या है, लेक का सोर्स है बेसिकली, ठीक है। अगर ये सेपरेट होती है अरेबियन सी से बाय नैरो बैरियर आइलैंड। वलम कदी, डैट इज जिसको बोला जाता है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस यहाँ पे हेल्ड होती है, इज अ स्नेक बोट रेस एवरी ईयर देखने को मिलती है, कौन से मंथ में, अगस्त मंथ में, इन वेम्बनाड लेक। यहाँ पे आप पिक में देख सकते हैं, ये आपको नेहरू ट्रॉफी बोट रेस देखने को मिल रही है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको आ सकता है, मैचिंग के लिए भी आ सकता है कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ पे सिचुएटेड है, सॉरी कहाँ पे देखने को मिलती है, और कौन सी लेक के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर बात करें 2002 में इसको वेम्बनाड जो लेक है इसको इंक्लूड किया गया, वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया, जो रामसर कन्वेंशन के द्वारा डिफाइन किया जाता है। ये सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया में, किसके बाद है ये, सुंदरबन डेल्टा, आपको पता है ना कहाँ पे बनता है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनता है, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा इसको बोला जाता है। तो सुंदरबन जो है, सुंदरबन के बाद इसको दर्जा दिया गया है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, जो सुंदरबन आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है इसको, वेम्बनाड वेटलैंड को, अंडर किसके, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंडर इसको आइडेंटिफाई किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी यहाँ पे लोकेटेड है ईस्ट कोस्ट ऑफ लेक के पास। 2019 की अगर बात करें तो विलिंगडन आइलैंड, अ सी पोर्ट लोकेटेड इन द सिटी ऑफ कोची, यानी कि जो विलिंगडन आइलैंड है उसको वेम्बनाड लेक से क्या किया गया, सेपरेट किया गया। आई होप आपको इतनी क्लियर हुई होंगी चीज़ें। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। अभी टोक्यो ओलंपिक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, 2020 की हैं बट 2021 में हेल्ड होने जा रहे हैं, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड-19 जो पैंडमिक जो चल रहा है उसके चलते ये सारी चीज़ें डिले कर दी गई थी। अब 2021 में आपको टोक्यो ओलंपिक्स देखने को मिल रही हैं। उसी के साथ साथ आपको टोक्यो पैरा ओलंपिक्स भी देखने को मिलेंगे। पैरा ओलंपिक्स यानी कि जैसे डिसेबल पर्सनस रहते हैं ना, तो उनमें जो टैलेंट रहता है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स का, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है ये पैरा ओलंपिक। टॉप जो पैरा हाई जंपर मेरियप्पन थंगावेलु, इनका नाम जो है लिस्ट में रखा गया है, ये फ्लैग बैरियर करेंगे। फ्लैग बैरियर यानी कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। इस पर्सनैलिटी का मेरे को नाम बताएं, ठीक है, और ये कौन सी गेम्स में
फ्लैग बैरियर की जो प्रक्रिया है वो निभा रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने मेरे को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी थे ये। क्लियर? अगर आप डेली न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये पर्सनैलिटी कौन है और ये कौन सी गेम में फ्लैग बैरियर कर रही हैं। फ्लैग बैरियर यानी कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना गेम्स में, ठीक है, अपनी प्यारी कंट्री का फ्लैग लेके। क्लियर है इतना? तो इनका नाम लिस्ट में रखा गया है कि ये फ्लैग बैरियर करेंगे कहाँ पे? टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में, जो अगस्त 2024 में होने वाले हैं। याद रखिएगा इनका नाम मेरियप्पन थंगावेलु। क्लियर? ये पैरा हाई जंपर हैं। क्लियर? थंगावेलु को अगर बात करें तो T42 गोल्ड इनके द्वारा जीता गया है 2016 रियो पैरा ओलंपिक्स में ड्यूरिंग अगस्त 24 टू सितंबर 5 तक जो चले थे टोक्यो में। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। चाइना जो है वो मलेरिया फ्री कंट्री घोषित कर दी गई है, किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अभी हमने कुछ टाइम पहले यानी कि कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ डिस्कस की थी, रैबिस फ्री स्टेट हमारी कंट्री की कौन सी घोषित की गई है, ठीक है। ये आप लोग मेरे को बताइए, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है। अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। चाइना को सर्टिफिकेट मिल गया है कि वो मलेरिया फ्री कंट्री बन चुकी है WHO के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर बात करें 70 ईयर्स के एफर्ट्स के बाद चाइना ने ये अचीवमेंट पाई है। ओके, चाइना जो है, चाइना को अवार्ड मिला है अभी, यानी कि सर्टिफिकेशन मिला है 70 साल बाद, 70 साल के एफर्ट्स के बाद मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन फ्रॉम WHO। कंट्री जो है यानी कि पहले जो है चाइना में 30 मिलियन केसेस, ठीक है, 30 मिलियन केसेस पाए जाते थे एनुअली इन दी 1940s से। चाइना जो है ये फर्स्ट कंट्री बनी है जो WHO के द्वारा वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में जिसको मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन मिला है। क्लियर? वेस्टर्न पैसिफिक रीजन की बात हो रही है। एंड अदर कंट्रीज भी हैं जिनको मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन मिल चुका है। वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया को 1981 में, सिंगापुर को 1982 में, ब्रुनई डेरुसलेम 1987 में। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर बात करें चाइना की, ये हमारी इंडिया, ये चाइना। चाइना को कौन कौन सी कंट्री टच करती है? यहाँ से मंगोलिया, ठीक है, हमारी इंडिया इसको टच करती है, यहाँ पे रशिया, ठीक है। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंबेडकर मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की यादगिरी में ये एक कल्चरल सेंटर और मेमोरियल को क्या किया गया है? इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, किसके द्वारा? हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, ठीक है। कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इतना कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सारी चीज़ों को हमने रिवाइज करते जाना है, ठीक है। कोई भी अगर कोई सिटी का नाम आ रहा, आप देखो कि कौन सी स्टेट में है वो, ठीक है, और वो स्टेट के साथ कौन कौन सी अनदर स्टेट्स की बाउंड्री टच कर रही है। ये सारी चीज़ें आपको डे बाय डे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर है इतना? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं ये हमारी कंट्री के क्या थे? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, ठीक है। और क्या थे? ये ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? हेड थे, ठीक है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की अगर बात आई तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड इनको बनाया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इनके बारे में। अगर बात करें, ये जो कल्चरल सेंटर जो है कम अप एट 5493.52 स्क्वायर मीटर नजूल लैंड, कहाँ पे? ऐशबाग ईदगाह लखनऊ में इसको बनाया जाएगा। इनकी जो स्टैचू है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 25 फीट हाई स्टैचू ये बनाई जाएगी, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है इस लेक्चर से रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।